हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार एजुकेशन। आज हम आपको करंट अफेयर सन 2022 पेट में आने वाले क्वेश्चनों के बारे में और जितनी भी गवर्नमेंट सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां थी सभी डिस्कशन करेंगे। और राज्य सरकार की मतलब अपने उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी नीतियां बनी हैं सन 2022 के अंदर वो सभी डिस्कशन करेंगे जनवरी से लगा के अब तक। तो इसलिए इसको बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें से आपके कम से कम कुछ नहीं तो 4 नंबर क्वेश्चन फंस जाएंगे, यानी 10 में से आपके इसमें 4 नंबर आ जाएंगे। और एक अभी वीडियो और अपलोड किए कैबिनेट मंत्री की, 1 नंबर, उसमें से 5 नंबर हो गए। 5 नंबर की एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। देखिए कैसे, तो देखिए कैसे अपना 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो चलते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई सन 2022 को आधिकारिक तौर पर 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। तो सबसे मतलब अपना उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस वे हैं? 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य बन गया है। और 16 जुलाई सन 2022 को 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है दोस्तों कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब किया गया? 16 जुलाई सन 2022 को किया गया। ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन बुंदेलखंड एक्सप्रेस की लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हाल ही में 13 एक्सप्रेस वे वाला राज्य कौन बना है? तो अपना उत्तर प्रदेश बना है। ये एक टॉपिक से देखिए करंट अफेयर कैसे घुमा घुमा के इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए कंप्लीट हमने लिखने की इसमें क्वेश्चन की है। और अपने यदि पूछे वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने किलोमीटर में अपने यहाँ टोटल बना हुआ है एक्सप्रेस वे, तो देखिए 3200 किलोमीटर में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 3200 किलोमीटर में कुल एक्सप्रेस वे है। कुल एक्सप्रेस वे कितने हैं? 13 एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी टोटल? 3200 किलोमीटर है, जिसमें से 7 काम चल रहा है। 7 पर काम चल रहा है। 6 एक्सप्रेस वे संचालित है, मतलब 7 पर अभी काम प्रगति पर है। और 6 कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल मिला के 1300 एक्सप्रेस वे है। और 1300 एक्सप्रेस वे की टोटल लंबाई 3200 किलोमीटर है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए गोरखपुर में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। गोरखपुर में विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। ये योगी सरकार की पहल है। ऐसा इसमें कहा जाता है कि जो रामायण ये योगी जी रामायण में जो जटायु गिद्ध थे इसी गिद्ध के वंशज थे, यानी इसी गिद्ध से संबंधित है, इसलिए इनका संरक्षण करना बहुत आवश्यक हो गया था। ये विलुप्त होते जा रहे। तो देखिए गोरखपुर में गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा कर इसको दे सकते हैं, क्योंकि इस बार पेट का सेंटर भी बहुत इधर उधर सबका भेजे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ ने 3 सितंबर सन 2022 को दिन शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पर इसका उद्घाटन किया। तो गिद्ध संरक्षण दिवस का उद्घाटन कब किया गया था गोरखपुर में? 3 सितंबर सन 2022 को। दिन कौन सा था? शनिवार। ये दिन अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 3 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। जिससे क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 3 सितंबर को मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये आपका हो गया कि गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कब स्थापित किया गया, कब उद्घाटन किया गया? तो योगी आदित्यनाथ ने 3 सितंबर सन 2022 हो गया। किस दिन किया? शनिवार को किया। कंप्लीट हुआ। उसका देखिए इसके लिए राज्य सरकार ने इस मतलब किसके सपोर्ट में किया है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ 15 वर्षों का एक समझौता किया गया है। 15 वर्षों का इसमें एक समझौता हुआ है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के साथ 15 वर्षों के लिए राज्य सरकार ने मतलब योगी जी ने समझौता किया। उसके बाद 18 जुलाई सन 2022 को लगभग 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इसमें बजट पेश कर दिया गया है। टोटल इसका बजट तो था 6 करोड़ रुपए का था खर्च होना, जिसमें पहला बजट इसका गिद्ध संरक्षण के अनुयायी में 18 जुलाई सन 2022 को निकाला गया है। 1 करोड़ 6 लाख रुपए 1 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट पास हो चुका है। 6 करोड़ में से बचा बजट 3 सत्रों में पास होगा। उसके बाद देखिए गिद्ध संरक्षण आपको कंप्लीट हो गया। गिद्ध संरक्षण गोरखपुर में कब हुआ था? 3 सितंबर सन 2022 को। किस दिन हुआ था? गिद्ध जागरूकता वाले दिवस के रूप में ही मनाया जाता था, उसी दिन हुआ था, शनिवार को योगी जी ने किया था। उसके बाद देखिए
देखिए परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा, परिवार कार्ड जारी कर, इसमें देखिए परिवार कार्ड जारी करने की घोषणा जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जून सन 2022 को बेरोजगारी दूर करने के लिए की। इसमें जो है इस योजना के तहत परिवार कार्ड जारी योजना की घोषणा योजना के तहत जो है इसमें जो है ये किया गया कि इसमें जो है किसके घर सरकारी कम से कम एक सरकारी नौकरी है उसके उस परिवार की इसमें जो है पहचान की जाएगी। ठीक है, उस परिवार की इसमें पहचान की जाएगी। प्रत्येक परिवार को कार्ड जारी करने की घोषणा कर दी गई, यानी 30 जून सन 2022 को बेरोजगारी दूर करने के लिए। ठीक है, देखिए कार्ड की मदद से, अभी बताया ना, कार्ड की मदद से क्या किया जाएगा, उन परिवारों की पहचान की जा सकेगी जिनका कोई भी सदस्य कारण नौकरी में नहीं है। ठीक है, जिसका कोई भी सदस्य जो है नौकरी में नहीं है, जिसका कोई भी सदस्य जो है कोई सरकारी नौकरी में नहीं, इसको काट दीजिए, जिसका कोई भी सदस्य जो है सरकारी नौकरी में नहीं, उसकी इसमें पहचान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 जनवरी सन 2022 को मेरठ में ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कब किया? 2 जनवरी सन 2022 को किया। कहाँ किया? मेरठ में किया। देख लीजिए, मेजर ध्यानचंद्र खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ पर हुआ है? मेरठ में हुआ है। कब हुआ है? 2 जनवरी सन 2022 को हुआ है। किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच कौन है? गौरव खन्ना है। गौरव खन्ना ये जो है एसेंज फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के सहयोग से 18 जनवरी सन 2022 को लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी स्थापित की। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि लखनऊ में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। और किसने स्थापित की? जो है गौरव खन्ना ने स्थापित की। गौरव खन्ना क्या है? भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच हैं। और जो कब स्थापित की थी? तो 18 जनवरी सन 2022 को स्थापित किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए तो एक क्वेश्चन जो खेल के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है, अब पूछा जा सकता है कि भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित है? लखनऊ में। किसके द्वारा स्थापित है? तो गौरव खन्ना जी ने स्थापित किया है। ये जो है कब स्थापित किया? 18 जनवरी सन 2022 को। क्वेश्चन दोस्तों ऐसे भी आ सकता है गौरव खन्ना किस खेल से रिलेटेड है? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, बैडमिंटन से, पैरा बैडमिंटन से। तो किस पे टिक लगाया गया? पैरा बैडमिंटन से रिलेटेड है गौरव खन्ना। उसके देखिए झांसी के सुकुआ डुकवान बांध को विश्व विरासत का दर्जा मिला है। दोस्तों झांसी का जो सुकुआ डुकवान बांध था, इसको जो विश्व विरासत का दर्जा मिला है। इसका निर्माण जो है 1906 में हुआ था। इसको जो विश्व विरासत का दर्जा देने का मुख्य कारण ये था कि ये जो सबसे पुराना पुल हो गया था, ये जो है 100 साल लगभग पुराना पुल था, इसलिए जो इसको जो है विश्व विरासत का इसको दर्जा मिल गया है। झांसी का सुकुआ डुकुआ बांध को जो है विश्व विरासत का दर्जा मिला। इसका निर्माण जो हुआ था 1906 में हुआ था। तो आज जो सन 2022 चल रहा है तो 100 साल से अधिक हो चुका है, इसीलिए जो है विश्व विरासत का इसको दर्जा दे दिया गया। उसका देखिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। देखिए आईसीडी ने जनवरी सन 2022 को झांसी के 100 वर्ष से अधिक पुराने सुकुआ डुकुआ बांध को विश्व विरासत सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी है। इस बांध का दूसरा नाम भी, इस बांध का नाम जो है वो इसको जो है दो नाम से जाना जाता है। एक जो नाम से सुकुआ डुकुआ नाम से जाना जाता है, सुकुआ डुकुआन बांध नाम से। दूसरा इसका नाम है बुंदेलखंड के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। बुंदेलखंड का नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी इसको ही जाना जाता है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का नियाग्रा फॉल्स को विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया? तो आप याद रखिएगा 13 जनवरी सन 2022 को। या पूछे सुकुआ डुकुआ बांध को विश्व विरासत का दर्जा कब दिया गया? 13 जनवरी सन 2022 को। या क्वेश्चन इसका ऐसे आ सकता है कि सुकुआ डुकुआन बांध का पूरा जो है अन्य किस नाम से जानते हैं? बुंदेलखंड का नियाग्रा फॉल्स के नाम से भी इसको जानते हैं। उसके बाद देखिए सन 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं, ना कि ये केवल पेट में ही पूछा जाएगा, यूपीपी स्टेट लेवल। हालांकि ये जो है यूपीएससी का भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। यूपीएससी पीसीएस में तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है यदि इस पर जो फॉर्म आएंगे उससे। देखिए भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसने किया है? भारत में पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है मुख्तार अंसारी ने किया है। किसने किया है? मुख्तार अंसारी नकवी जी ने किया है। और ये मुख्तार अंसारी नकवी जी है क्या चीज़? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री है। क्या है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य के मंत्री हैं।
भारत में पहली अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है मुख्तार अंसारी मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है 13 मई सन 2022 को। 13 मई सन 2022 को मुख्तार अब्बास नकवी है क्या चीज़? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। उद्घाटन जो है 13 मई सन 2022 को किया है। कहाँ पर किया है? रामपुर के पटवई में। रामपुर पटवई कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारत के पहले सरोवर का उद्घाटन। इसका जो है मेन उद्देश्य ये था कि जो हमारे जो है जल स्तर जो सूख गए थे उसका जो है पुनर्उद्घाटन करना, उसका निर्माण करना और नए जो है हर घर जल पहुंचाना और जो है नए नए सरोवरों का निर्माण करना, जिससे जो है अपने जो है सतत विकास की दृष्टि से इसका जो है उद्घाटन किया गया। तो पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है मुख्तार अब्बास नकवी 13 मई सन 2022। क्या चीज़ है? केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य। 3 बातें इंपॉर्टेंट याद रखना। चौथी बात यह है कि कहाँ पर हुआ है? रामपुर के पटवाई में। ठीक है, उसका देखिए। उसके बाद राजस्व गांव की घोषणा कब हुई है? राजस्व गांव की घोषणा जो है 9 जनवरी सन 2022 को की गई है। राजस्व गांव की घोषणा जो है 9 जनवरी सन 2022 को की गई है। राजस्व गांव की घोषणा जो है 9 जनवरी सन 2022 को की गई है। इसकी खास बात जान लेते हैं। राजस्व गांव की घोषणा जो है सन 2022 को की गई है। राजस्व गांव की घोषणा जो है सन 2022 को की गई है। उसके बाद देखिए राजस्व गांव की घोषणा जो है सन 2022 से है क्या चीज़? देखिए बहराइच जिले के 4 गांव जो नेपाल की सीमा से लगते हैं, जैसे भवानीपुर, डाकिया, टेढ़िया और बिछिया, ये 4 ऐसे गांव हैं। इस 4 गांव में जो है बहराइच जिले में पड़ते हैं, नेपाल के लगभग बॉर्डर पे लगते हैं। ये चारों गाँव के लोग जो है म्यांमार से लाए गए थे। काहे के लिए लाए गए थे? वन लगाने के लिए लाए गए थे। कब लाए गए थे? औपनिवेशिक अपने शासन चल रहा था उस समय जो है ये चारों गांव के लोग जो है लाए गए थे। और किस लिए लाए गए थे? किस कारण के लिए लाए गए थे? तो ये जो है वन लगाने के लिए वहाँ से लाए गए थे। मतलब ये म्यांमार से वन लगाने के लिए इनको लाया गया था भारत में, और यहीं पर जो है वन लगाए और यहीं पर बस गए। तो उनको जो है राजस्व गाँव के इनको जो है वन टांगिया समूह के लोग कहा जाता है। ये जो है कौन से इनके समूह का लोग कहा जाता है? वन टांगिया समूह के लोग कहा जाता है। वन टांगिया का मतलब ये होता है ऐसे व्यक्ति जो भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से वृक्ष लगाने के लिए लाए गए थे। ठीक है, तो वन टांगिया का मतलब समझ में आ गया क्या होता है? ऐसे लोग जो औपनिवेशिक शासन के दौरान म्यांमार से भारत में वृक्ष लगाने के लिए लाए गए थे। ये लोग कहाँ पर पाए जाते हैं? 4 जगह पाए, मतलब 4 गाँव पाए जाते हैं। सभी 4 गाँव कहाँ पर है? बहराइच जिले में। भवानीपुर, डाकिया, टेढ़िया और बिछिया। ठीक है, इनको राजस्व गांव की उपाधि मिली है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला करंट अफेयर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। ये जो है 100% आने का चांस है, ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा ही आएगा 100%। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और गुजरात में खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, आर्द्र भूमि राम स्थल में 2 फरवरी सन 2022 को शामिल हो गए हैं। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के अवसर पर इनको जो है शामिल किया गया। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2 फरवरी सन 2022 को जो है 2 आर्द्र भूमि में शामिल हुए। जो कौन सा है? बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो 48वें नंबर का है, और खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य जो है 49वें नंबर पे आर्द्र भूमि राम स्थल में शामिल हो गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए कितने क्वेश्चन बन गए, एक ही टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 48वां आर्द्र भूमि चाहे राम स्थल कौन सा है? तो बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य। 49वां जो है रामसर स्थल कौन सा है? तो खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, उसके बाद इनको दोनों को जो आर्द्र भूमि में कब शामिल किया गया है? तो 2 फरवरी सन 2022 को शामिल किया है। तो तीसरा क्वेश्चन एक और बनता है, चौथा क्वेश्चन, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी सन 2022 को मनाया जाता है। क्वेश्चन से बहुत सारे घुमा कराएंगे, तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, उसका देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने एक और अभियान चालू किया, बहुत ही अच्छा अभियान है, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान ये जो है सबसे जहाँ पर कम साक्षरता थी श्रावस्ती में,
श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहाँ पर, कौन जिले में, श्रावस्ती में। तो ये जो अभियान जो है वहीं पर चलाया गया है, उन लोगों को जागरूक करने के लिए, श्रावस्ती जिले के लोगों को जागरूक करने के लिए स्कूल चलो अभियान चालू किया गया है। ये अभियान जो है 4 अप्रैल सन 2022 को चालू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती जिले में इस अभियान को शुरुआत किए गए। श्रावस्ती की एक खास बात और है, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला क्या है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती है। ठीक है, 4 अप्रैल सन 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने स्कूल चलो अभियान चालू किया था। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन अगला। 75 जिलों में जो है 75 जिलों में 300 गुलाबी बूथ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, कब स्थापित किए गए हैं, 2 अप्रैल सन 2022 को 75 जिलों में 3000 गुलाबी बूथ स्थापित किए हैं। 75 जिलों में 3000 गुलाबी बूथ स्थापित किए गए हैं। कब, 2 अप्रैल सन 2022। गुलाबी बूथ होता क्या है ये जान लीजिए। गुलाबी बूथ जो होता है, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आदित्यनाथ योगी ने इन गुलाबी बूथों की जो है उद्घाटन की है, और जो है इन्होंने जो है एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय करने के लिए निर्देश दिया है। तो देखिए पूरा डिटेल में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने 2 अप्रैल सन 2022 को राज्य पुलिस को निर्देश दिया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाए और एंटी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय किया जाए। इसी के तहत जो है 300 गुलाबी बूथ स्थापित किए गए हैं। ठीक है, 3000 गुलाबी बूथ स्थापित किए गए हैं 75 जिलों में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो है 3000 गुलाबी बूथ स्थापित किए गए। लखनऊ में आप देख सकते हैं कि लखनऊ में जो है कम से कम कुछ नहीं तो 10 बार तो लखनऊ में ही आपको मिल जाएंगे, केवल एक ही रूट पे, 12 बंक के रूट पर। देखिए अगला क्वेश्चन। गाँव में मुफ्त वाईफाई की घोषणा, गांव में मुफ्त वाईफाई की घोषणा, हालांकि चलती नहीं है, बस घोषणा ही हुई है 5 मई सन 2022 को। गांव में मुफ्त वाईफाई की घोषणा। ठीक है, जहां पंचायत घर है उसके आसपास के 50 मीटर के इलाके में जो है लोगों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जो है 50 मीटर के आसपास के क्षेत्र में जो है मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। वाराणसी शहर एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्या है। वाराणसी शहर एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनी। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि पर्यटन राजधानी हाल ही में कौन सा शहर को बनाया गया है, तो वाराणसी शहर को जो है पर्यटन राजधानी बनाया गया। कब बनाया गया है, 15 जुलाई सन 2022 को वाराणसी शहर को पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता मिली है। 15 जुलाई सन 2022 को वाराणसी शहर को पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है। देखिए एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव झांग मिंग ने जो है झांग मिंग ने 15 जुलाई सन 2022 को वाराणसी को कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित किया, यानी कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल के रूप में घोषित किया। कैपिटल मतलब राजधानी के रूप में वाराणसी शहर को घोषित किया। तो कब घोषित किया गया दोस्तों, 15 जुलाई सन 2022 को। इसमें जो है यदि आप लोगों को सेशन यदि अच्छा लगे, पसंद आए, तो अपने दोस्तों में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए इसमें जो है पेट के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं और डिस्कशन किए जा रहे हैं, और अलग अलग टॉपिक से जितने भी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है पेट में आने लायक वो सभी हम डिस्कशन कर रहे हैं। यूपी वाले और जो है CISF वाले जितने भी बच्चे हैं इसको जरूर देखें। उसके देखिए वाराणसी शहर आपको पूरा समझ आ गया। जो है कल्चरल एंड टूरिज्म जो है कैपिटल घोषित किया गया 15 जुलाई सन 2022 को। उसके देखिए वाराणसी में अच्छे पात्र मिड डे मील, वाराणसी में जो है अच्छे पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया गया। ये सब वाराणसी में ही क्यों किया जा रहा है, इसका खास बात यह है वाराणसी में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो है प्रधानमंत्री का जो है ये क्षेत्र लगता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है क्षेत्र है, इसीलिए जो है वाराणसी में अच्छे पात्र मिड डे मील का रसोई का उद्घाटन किया गया। कब किया गया, 17 जुलाई सन 2022 को वाराणसी में जो अच्छे पात्र मिड डे मील का स्थापना की गई। भाई जो मिड डे मील होता है क्या, अच्छे पात्र मिड डे मील होता है क्या, इसमें जो है स्कूली बच्चों को फ्री में दोपहर का खाना दिया, यानी दोपहर का खाना दिया जाता है। ठीक है, ये जो है कौन से नंबर का स्थापना थी वाराणसी में, 62वां केंद्र स्थापित। इससे पहले भी 61 केंद्र स्थापित हो चुके हैं अच्छे पात्र मिड डे मील के। ठीक है, तो वाराणसी में जो कौन सा पात्र स्थापित किया गया है, तो इसमें जो 62वां केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, तो
इसमें ऐसी सुविधा है कि एक बार में 1,100 किलो जो है आटा की रोटी एक मतलब एक तवे पे बनाई जाने की सुविधा इसमें जो है दी गई है। तो इसमें जो है प्रेशर कुकर में जो है 1500 लीटर तक इसमें जो है दाल बना सकते हैं, इतनी बड़ी इसमें कुकर रखे गए हैं, ठीक है, अच्छे पात्र उद्घाटन में। उसके बाद देखिए नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई सन 2022 को अपने संसदीय क्षेत्र, ये जो है किसका संसदीय क्षेत्र लगता है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र लगता है वाराणसी, अक्षय पात्र फाउंडेशन का 62वां केंद्र स्थापित किया। ये जो है 12 राज्यों में 14,702 स्कूलों में करीब 17 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता है। 12 राज्यों में लगभग 14,702 स्कूलों में 12 राज्यों में लगभग क्या कन्फर्म 14,702 स्कूलों में 17 लाख बच्चों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराता है। इसका 62वां केंद्र जो है वाराणसी में स्थापित किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा 17 जुलाई सन 2022 को। अच्छे पात्र फाउंडेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्योंकि मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र लगता है, अब बहुत ही आता है क्वेश्चन में। एक बार जितने भी करंट अफेयर वाराणसी से हैं रिलेटेड सभी पढ़ लीजिए कि वाराणसी से रिलेटेड इस बार क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है मोदी जी का तो फेवरेट है, तो आएगा ही आएगा। देखिए इस संस्था का नाम दिसंबर सन 2000 सन में, इस संस्था का जो अक्षय पात्र जो संस्था है, अक्षय पात्र जो फाउंडेशन है, इस संस्था का नाम जो है सन 2009 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में जो है अक्षय पात्र का नाम कब शामिल किया गया था, सन 2009 में शामिल किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में कौन सा जो है नाम शामिल है, तो नीचे कई सारे लिखेंगे, उसमें दिखेगा अक्षय पात्र फाउंडेशन, उस पर टिक लगा दीजिएगा, सन 2009 में शामिल किया गया। तो उसके बाद देखिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन, ग्राउंड सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन देखिए क्या है। ये जो है इकोनॉमी का करंट अफेयर है, ये जो है इकोनॉमी का करंट अफेयर, इसको अच्छे से देखिए, इकोनॉमिक करंट अफेयर है, इकोनॉमिक करंट। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन समझते हैं, देखिए क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून सन 2022 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिति सन 2022 के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया। किसने क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जून सन 2022 को लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिति सन 2022 के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया है। इसके तहत 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। जो इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन कब किया गया है, 3 जून सन 2022 को किया गया लखनऊ में। और जो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिति सन 2022 के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 का उद्घाटन किया गया। इसके तहत जो है 1406 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्नल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म, सिग्नल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, करंट अफेयर है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसके बनने के चांसेस हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म होता क्या है, इसमें जो है इसका काम है, एक जो सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म एक ऐप के रूप में का एक पोर्टल के रूप में काम करता है, कि पोर्टल है, भारत के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है, जो भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है। इसमें जो है 29 विभागों की लगभग 349 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। कितने, 29 विभागों की लगभग 349 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म के तहत जो है 29 विभागों की लगभग 349 सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। भारत का सबसे बड़ा डिजिटल सिग्नल विंडो क्लियरेंस प्लेटफॉर्म है, एक पोर्टल है, ठीक है, ऐप नहीं है, क्या है, पोर्टल है। अगले देखिए, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला करंट अफेयर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए संभव SAMBHAV संभव पोर्टल की शुरुआत कब हुई है, 18 मई सन 2022 को। ये कहाँ पर की गई है, उत्तर प्रदेश में की गई है। संभव उत्तर पेट का एग्जाम क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा, पेट में जो है 100% आने का चांस है, क्योंकि 100% का जीके है, ठीक है, 100% का करंट अफेयर है। संभव पोर्टल की शुरुआत जो है
संभव पोर्टल की शुरुआत 18 मई सन 2022 को 18 मई सन 2022 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने 18 मई सन 2022 को सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से एवं प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे भी इसका घुमा के आ सकता है कि सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से और प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो संभव पोर्टल की शुरुआत की गई है। और किसने शुरुआत किया, अरविंद कुमार शर्मा ने शुरुआत किया है। कब शुरुआत किया, 18 मई सन 2022 को शुरुआत किया है। और जो अरविंद कुमार शर्मा हैं क्या, ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री कौन है, अरविंद कुमार शर्मा है। 18 मई सन 2022 को सार्वजनिक शिकायतों को तेजी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया है। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने 1 जून सन 2022 को राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण के लिए पहला शिलालेख रखा था। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि आदित्यनाथ योगी ने राम मंदिर गर्भगृह के निर्माण के लिए पहला शिलालेख कब रखा था, तो 1 जून सन 2022 को रखा था। या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि जो है गर्भगृह के निर्माण के लिए पहली शिलालेख कब रखी गई थी, तो 1 जून सन 2022 को रखी थी। किसने रखी थी, आदित्यनाथ योगी जी ने रखी थी। योगी जी को रहते हुए और कौन रख सकता है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2018। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2018। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2018। देखिए उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2018 की बात चलते हैं। अगला टॉपिक है, यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू है। उद्देश्य इसका देखिए क्या। उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको लास्ट तक देखिए। 2-3 ये माना चलिए 10 मिनट का और लगभग है, 5 से 10 मिनट का और है। देखिए ये जो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2018, यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। उद्देश्य इसका देखिए, प्रदेश के शीर्ष पर्यटन राज्य के रूप में स्थापना, जनसाधारण उद्यमशीलता। ठीक है, उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति सन 2018, इसमें जो 3 लिख लीजिए। प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में, कितने राज्यों में, शीर्ष 3 राज्यों के रूप में स्थापना, जो जनसाधारण उद्यमशीलता को बढ़ावा इसमें मिलेगा। ठीक है, अपने उत्तर प्रदेश राज्य को पर्यटन नीति के तहत जो है शीर्ष 3 राज्यों में लेकर आने का जो है इसकी लक्ष्य है। ठीक है, उसका देखिए इससे जो है सतत विकास एवं समावेशी विकास भी करना है। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति सन 2019। उत्तर प्रदेश कृषि नीति सन 2019। उत्तर प्रदेश की कृषि नीति सन 2019 कब लागू की गई थी, 10 सितंबर सन 2019 को लागू की गई थी। उत्तर प्रदेश कृषि नीति सन 2019 कब लागू की गई थी, 10 सितंबर सन 2019 को लागू की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य है किसानों की आय में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा और कृषि निर्यात को वर्ष सन 2024 तक दोगुना करने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया था। तो क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से बनेगा कि बीजेपी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक निर्धारित किया, सन 2024 तक। किस नीति के तहत, उत्तर प्रदेश कृषि नीति सन 2019 के तहत 10 सितंबर सन 2019 को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति सन 2020 कब लागू किया गया था, 8 जुलाई सन 2020 को। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति कब लागू हुआ था दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 8 जुलाई सन 2020 को। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति सन 2020 8 जुलाई सन 2020 को। उद्देश्य इसका क्या था, उद्देश्य ये था उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 स्टार्टअप रैंकिंग वाले राज्य में लाना। उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 स्टार्टअप रैंकिंग वाले राज्य में लाना था। उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 स्टार्टअप रैंकिंग वाले राज्य में लाना था। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके तहत जो स्टार्टअप इकाइयों में वित्त पोषण के लिए 100 करोड़ के स्टार्टअप 1000 करोड़ के स्टार्टअप फंड एवं यूपी एंजल्स नेटवर्क की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि यूपी एंजल्स नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी, तो 8 जुलाई सन 2020 को उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति के तहत की गई थी। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी की जितने भी करंट अफेयर है आप बिल्कुल तैयार करके जाइएगा। पेट के लिए आज से पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा, आज से पेपर मात्र 12 दिन ही शेष रहेगा, यानी आपको केवल अब 11 दिन का समय है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब नया पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना पढ़ चुके उसी को अच्छे से रिविज़न करिए। देखिए अगला क्वेश्चन,
उत्तर प्रदेश निर्यात नीति सन 2020, उत्तर प्रदेश निर्यात नीति सन 2020, 20 नवंबर सन 2020। ये कब लागू किया था? उत्तर प्रदेश निर्यात नीति कब लागू की गई थी? 20 नवंबर सन 2020 को लागू की गई थी। देखिए, यह नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी, यानी सन 2025 तक। उद्देश्य इसका क्या था? उत्तर प्रदेश निर्यात नीति सन 2020, 20 नवंबर सन 2020 तक 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी, सन 2025 तक। उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में विकास व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र एवं विकास व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। इस नीति के तहत पशु क्रय एवं विक्रय हेतु हार्ट पोर्टल विकसित किया गया है। तो क्वेश्चन दोस्तों आ सकता है एग्जाम में, ई हार्ट पोस्ट जो पोर्टल विकसित किया गया है किस लिए? पशु क्रय विक्रय हेतु किया गया है। ठीक है, किस नीति के तहत किया गया है? उत्तर प्रदेश निर्यात नीति के तहत जो है ई हार्ट पोर्टल जो है विकसित किया गया है। दोस्तों थोड़ा सा और बचा है, देख लीजिए, फिर जाइए। देखिए, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 15 मई सन 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति सन 2021, 15 मई सन 2021 को इसकी स्थापना की गई थी। इस जो है उसके बाद देखिए, स्थानांतरण नीति इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड है। स्थानांतरण नीति होती क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति कब लागू हुई थी? 15 मई सन 2021 को। स्थानांतरण नीति सन 2022 देखिए क्या जो है स्थानांतरण नीति सन 2022 के उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जून सन 2022 को नई स्थानांतरण नीति जारी की है। इसके तहत किसी भी कर्मचारी को एक जिले में कम से कम 3 वर्ष से अधिक तक जो है कार्यरत नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 जून सन 2022 को एक नई स्थानांतरण नीति जारी की। इसके तहत जो है किसी भी कर्मचारी को एक जिले में 3 वर्ष से अधिक नहीं रहना है और एक संभाग में 7 वर्ष से अधिक कार्यरत नहीं रहना है। एक संभाग में जो है कार्यरत नहीं रहना। उसका देखिए, और एक संभाग में कितने जो है 7 वर्ष से अधिक समय तक तैनात नहीं किया जा सकता। एक संभाग में 7 वर्ष से अधिक तैनात नहीं किया जा सकता। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति सन 2021 से 30, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, इसमें जो है जन्म दर आ सकती है, इंपॉर्टेंट है, जन्म दर इसमें पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति सन 2021 से 30। देखिए, आदित्यनाथ योगी ने विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई सन 2021 को राज्य सरकार के लिए नई जनसंख्या नीति सन 2021 और 22 की 21 से 30 तक लागू किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इसमें और भी बन जाता है। इस क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए, उद्देश्य इसका क्या था? प्रस्तावित जो अपने लोग प्रस्तावित इस समय जो प्रेजेंट टाइम की जन्म दर है, जन्म दर को सन 2026 तक 2.1% तक करना है। उद्देश्य प्रस्तावित जन्म दर को 2.1% तक ले जाना सन 2026 तक। उसके बाद सन 2030 तक इसको और भी कम कर देना, 1.9% तक कम कर देना। कितना कर देना है? 1.9% तक कम कर देना सन 2030 तक। तो दोस्तों आज का जो है महत्वपूर्ण जो है टॉपिक पर डिस्कशन कर लिए हैं। इससे यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो उसको अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें बिल्कुल भी। और स्टार एजुकेशन ओलंपिक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो गए, 5 नंबर के आपका जो है बिल्कुल फिक्स हो गया पेट में। देखिए।